हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान बजट 2022-23 का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं। छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना। तो बिजली उत्पादन की लागत तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दृष्टि से छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार करके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापना की जाएगी। तो छबड़ा थर्मल पावर प्लांट राजस्थान के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है, जो कि राजस्थान के 12 जिले में तहसील छबड़ा के चौकी मोतीपुरा में स्थित है और वर्तमान में इसकी बिजली की उत्पादन की क्षमता 2320 मेगावाट है, जिसमें 250 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं और 660 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई हैं, जो कि सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित हैं। तो अब 660 मेगावाट की 2 और इकाइयां लगाई जाएंगी, जो कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होंगी। तो इसके बाद कुल बिजली की उत्पादन क्षमता 3640 मेगावाट हो जाएगी। कोयला आधारित तापीय विद्युत गृह या कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? तापीय विद्युत गृह क्या होता है? जिसमें बिजली पैदा करने के लिए पानी की भाप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी की भाप से टरबाइन को चलाया जाता है। और कोयला आधारित का मतलब है कि पानी को गर्म करने के लिए, उसकी भाप बनाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। तो छबड़ा थर्मल पावर प्लांट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। जब बिजली के उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है तो आमतौर पर पहले इसका चूरा बनाया जाता है, फिर इसके बाद बॉयलर युक्त भट्टी में इसको जलाया जाता है। फिर भट्टी की ऊष्मा बॉयलर के पानी को भाप में बदल देती है और तब इस भाप का प्रयोग टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। फिर ये टरबाइन जनरेटरों को घुमाती है और फिर बिजली पैदा करती है। कोयला जलने की वजह से ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन होता है और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो इस कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो यूज में ली जाती हैं, जैसे कि सब क्रिटिकल टेक्निक, सुपर क्रिटिकल टेक्निक और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इन टेक्निक में क्या होता है कि जो बॉयलर होता है उसमें जो पानी होता है उसको हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर में, यानी उच्च दाब से भी अधिक दाब में इसको संचालित किया जाता है, जिससे कि जो पानी है वो तुरंत भाप में बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा कम ईंधन का उपयोग हो पाता है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। तो 660 मेगावाट की जो 2 इकाइयां लगाई जाएंगी वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक पर आधारित होंगी, जिसमें टेम्परेचर होगा 760 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 34 मेगापास्कल का प्रेशर होगा। कालीसिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार किया जाएगा और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की भी स्थापना की जाएगी यहाँ पर। तो कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट झालावाड़ में स्थित है। यह कोयला आधारित पावर प्लांट है तथा यह कालीसिंध नदी पर बने कालीसिंध बांध से इसे जल की आपूर्ति होती है और छत्तीसगढ़ ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति होती है। इसकी कुल क्षमता है अभी 1200 मेगावाट, जिसमें 2 इकाइयाँ 600 मेगावाट की लगी हुई हैं। तो अभी तीसरी इकाई 800 मेगावाट की भी लग जाएगी और इसके बाद टोटल 2000 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता हो जाएगी। गुड़ा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना। तो गुड़ा बीकानेर में 950 करोड़ रुपए की लागत से 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। और जो राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है गिरल ताप विद्युत परियोजना, जो कि बाड़मेर में है।
तो लिग्नाइट कोयला क्या होता है? हम जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन के रूप में कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी उत्पत्ति अतीत काल में भूमि में वनों के दब जाने से हुई है। कोयला इन्हीं वनस्पतियों का अवशेष है और कोयले के विभिन्न गुण पौधों के अवशेषों के कार्बनीकरण पर निर्भर होते हैं। जैसे कि एंथ्रेसाइट कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% तक होती है और यह उत्तम किस्म का कोयला होता है। और बिटुमिनस कोयला होता है जिसका खनन और उपभोग सर्वाधिक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 85% तक होती है। और लिग्नाइट कोयला जो होता है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है और इसको जलाने पर अत्यधिक मात्रा में राख और धुआं निकलता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और जो भी सबसे ज़्यादा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मिलता है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर। तो राज्य के विद्युत वितरण तंत्र में परिचालन हानि यानी AT&C लॉस, जिसको बोला जाता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, में कमी लाने के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 3,565 करोड़ रुपए खर्च कर 48 लाख उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। तो राजस्थान में जो बिजली का उत्पादन किया जाता था, पहले वितरण कंपनी जो होती थी वो थी राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जो कि राज्य में बिजली उत्पादन, हस्तांतरण और वितरण के लिए एक प्रमुख एजेंसी थी। लेकिन 19 जुलाई 2000 के बाद से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उत्पादन, हस्तांतरण और वितरण कार्य को अलग अलग करने के लिए RSEV को 5 अलग अलग कंपनियों में पुनर्गठन किया गया। ये कंपनियां थी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर में है, RVUNL, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये भी जयपुर में है, RVPN, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जयपुर में है, JVBNL, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर में है, AVVNL, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर में है, JDVVNL। तो ये 5 कंपनियां हैं जो कि विद्युत का वितरण, उत्पादन और हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो AT और C लॉस क्या होता है? परिचालन हानि, कि अगर बिजली कंपनी ने दिन भर में 100 यूनिट बिजली सप्लाई की लेकिन कंपनी को बिल भुगतान के रूप में 100 यूनिट का चार्ज नहीं मिला, इसका मतलब ये हुआ कि बिजली की चोरी हुई है। तो ऐसे में कंपनी को जितना बिल कम मिलता है उसे एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस यानी AT&C लॉस कहा जाता है। तो इसी में कमी करने के लिए उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस मीटर में क्या होगा, अब तक तो ऐसा होता है कि आप महीने भर बिजली का यूज करते हैं और अंत में जितने का बिल आता है उतने पैसे जमा करते हैं, लेकिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर से काफ़ी कुछ बदल जाएगा। इसमें ग्राहक जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी बिजली यूज कर सकेंगे और इससे बिजली की चोरी भी रुकेगी और सस्ते दर पे भी मिलेगी और बिजली कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होगा। धौलपुर व उदयपुर में 400 kV के ग्रिड सबस्टेशन और 650 करोड़ रुपए का व्यय। तो ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य में वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण किए जाने हेतु धौलपुर और उदयपुर में 400 kV के ग्रिड सबस्टेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं और इन पर 650 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 135 kV के 7 ग्रिड सबस्टेशन और 33 kV के 14 ग्रिड सबस्टेशन की स्थापना, तो इनकी भी स्थापना की जाएगी। एक ग्रिड सबस्टेशन वह जगह होती है जहाँ पे 3 चरण ट्रांसफार्मर में ट्रांसमिशन वोल्टेज को ऊपर नीचे किया जाता है, फिर यहाँ से नए वोल्टेज को जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे भेजा जाता है। 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण। तो राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने और हरियाली बढ़ाए जाने हेतु आगामी वर्ष यानी 2022 में
50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में वनों को महत्व देने के लिए 21 मार्च को विश्व वानिकी या वन दिवस मनाया जाता है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान। तो विश्व वानिकी उद्यान जो कि झालाना डूंगरी जयपुर में है, इसकी तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान स्थापित किए जाएंगे। तो देख लेते हैं विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पे है। झालाना डूंगरी जयपुर में है, जो कि विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के पौधों को उगाकर वृक्ष प्रेमियों, विद्यार्थियों के अध्ययन और अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। तो ये भी एक बॉटनिकल गार्डन है। बॉटनिकल गार्डन होते कैसे हैं? ये ऐसे उद्यान होते हैं जहाँ पे देश विदेश के विभिन्न प्रकार के पौधों का संकलन होता है और साथ ही वनस्पति के संबंधी विभिन्न समस्याओं पर भी अन्वेषण कार्य करने की सुविधा होती है, यानी कि ये अनुसंधान कार्य का केंद्र भी होता है। वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम यानी बंदी पशु प्रायोजन योजना। तो आमजन संस्था, कॉरपोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि के द्वारा जैविक उद्यानों यानी जूलॉजिकल पार्क में वास कर रहे वन्य जीवों को गोद लेने के लिए बंदी पशु प्रायोजन योजना यानी कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम भी शुरू की जाएगी। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी व जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क की भी स्थापना की जाएगी और इस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश राज्य की ओर से किया जाएगा। ई वेस्ट क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हम अपने घरों या उद्योगों में जिन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, वही फेंका हुआ कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट कहलाता है। इससे समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस कचरे का उचित तरीके से कलेक्शन नहीं किया जाता। साथ ही इनके गैर वैज्ञानिक तरीके से निपटान किए जाने से पानी, मिट्टी और हवा जहरीले होते जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी समस्या बनते जा रहे हैं। तो इसलिए इनका रिसाइकलिंग करना या डिस्पोजल पॉलिसी लेकर आना भी ज़रूरी है। 1000 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष। तो वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपए की राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया था, किंतु कोरोना की वजह से इसमें कोष से करवाए जाने वाले कार्य अभी प्रारंभिक स्तर पर ही हैं और इसकी क्षतिपूर्ति करते हुए पर्यटन संबंधी कार्यों को और अधिक गति दिए जाने की दृष्टि से पर्यटन विकास कोष की राशि को बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। इसमें से 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने में, जिसमें मीडिया प्लान, इवेंट्स, कॉन्सर्ट आदि शामिल होंगे और 600 करोड़ रुपए पर्यटन स्थलों या सर्किटों से संबंधित आधारभूत संरचना के कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे। इंट्रा स्टेट हवाई सेवा का पुनः संचालन। तो प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु इंट्रा स्टेट हवाई सेवा पुनः संचालित करते हुए जहां भी डिमांड एवं फीजिबिलिटी होगी, उन स्थानों को भी इस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है और इस पर 15 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय आएगा। साथ ही पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों हेतु 500 पर्यटक मित्र भर्ती किए जाएंगे। इंट्रा स्टेट हवाई सेवा होती क्या है? यानी किसी भी राज्य के एक शहर से दूसरे शहर के बीच फ्लाइट की सेवा देना, और ये पहले से ही चल रही थी। सुप्रीम एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा चल रही थी, लेकिन 2018 में श्रीगंगानगर में एयरलाइन के विमान के द्वारा हादसा हो जाने की वजह से इसका संचालन बंद हो गया था, लेकिन अब इसको फिर से इसका पुनः संचालन किया जाएगा। एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम। तो साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम भी लाई जाएगी।
डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन हेतु बांगड़ टूरिस्ट सर्किट। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन जगहों पर आदि पर्यटन और धार्मिक स्थलों को सम्मिलित करके बांगड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। बांगड़ क्षेत्र क्या होता है? इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। इसमें बांगड़ बोली बोली जाती है और मेनली यहाँ पे भील जनजाति निवास करती है। भील जनजाति यहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है। राजस्थान में अभी वर्तमान में मरु त्रिकोण को मिलाकर 10 पर्यटन सर्किट हैं। कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। और जो निगम है वो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जो कि पर्यटन संबंधी मामलों को देखती है, RTDC। और इसका पंचवाक्य है पधारो हमारे देश। इसका ये लोगो है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। साथ ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। इसी दिन विश्व पर्यटन संगठन का संविधान भी स्वीकार किया गया था। अभय कमांड सेंटर डायल 100 और डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स का गठन किया जाएगा। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने व अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने की दृष्टि से आगामी वर्ष यानी 2022 में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर अभय कमांड सेंटर डायल 100 और डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स का गठन भी किया जाएगा। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। साथ ही बड़े जो निजी संस्थान और व्यावसायिक स्थलों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाकर अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ने की कार्य योजना भी बनाई जाएगी। तो अभय कमांड सेंटर होता क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य होता है पुलिस को स्मार्ट बनाना और आम जन के मन से अपराध के भय को पूर्णतः खत्म करना। यानी अभय कमांड सेंटर पर शहर की पुलिस एक ही समय पर कई कार्य कर सकती है, जैसे कि वीडियो के द्वारा निगरानी कर सकती है। इसके लिए शहर में जगह जगह पे कैमरे लगा दिए जाते हैं। घटना का प्रबंधन कर सकती है, GPS ट्रैक कर सकती है और 100 डायल करो और कंप्यूटर द्वारा सहायता पाओ। ये सारी सुविधाएं भी इसके द्वारा दी जाती है। प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना। तो साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल इकोसिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा सुदृढ़ करने व आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साइबर क्राइम क्या होते हैं? ये ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें इंटरनेट का उपयोग कर कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा किया गया कानून विरुद्ध कार्य या अपराध को साइबर अपराध कहते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति मोबाइल, कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छल कपट या धोखा कर गैर कानूनी तरीके से कार्य को अंजाम देता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य साइबर अपराध कहलाता है। और ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को साइबर अपराधी कहते हैं। जैसे कि किसी की आइडेंटिटी चोरी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देना या मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंसर्ट करना, तो ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्यालय स्थापित किए जाएंगे तथा 7 पुलिस उप अधीक्षक यानी DSP कार्यालय भी स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। तो पुलिस विभाग में कई पोस्ट होती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो SP होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। ये एक जिले के पुलिस बल का प्रमुख होता है और इनको भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर इनके नीचे की रैंक पे आते हैं पुलिस उपायुक्त यानी ADL या DCP या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी ASP एडिशनल
सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एसपी के ऊपर की रैंक पे आते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। तो एएसपी होता है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। तो एसपी के बाद आते हैं एएसपी, फिर इनके बाद आते हैं डीएसपी यानी डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी उप पुलिस अधीक्षक, जिन्हें सर्किल ऑफिसर भी कहते हैं, और ये ब्लॉक वाइज बनाई जाती हैं। सीईओ जो होते हैं राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा पास करके बनते हैं, और फिर सीईओ के बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार आते हैं। हवलदार के बाद पुलिस में सिपाही आते हैं जिन्हें कांस्टेबल कहते हैं, और पुलिस विभाग में जो सिपाही का पद होता है वो सबसे छोटा होता है। राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा पद होता है वो डीजीपी का होता है, पुलिस महानिदेशक, जो कि राज्य की पुलिस बल का मुखिया होता है। और भारत में पुलिस महानिदेशक एक 3 सितारा रैंक है और भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी है। ये आईपीएस अधिकारी होते हैं जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास करके बनते हैं, और इनको सबसे पहले एएसपी के पद पे लगाया जाता है। वर्तमान में जो अभी हैं डीजीपी राजस्थान के वो हैं मोहन लाल लाठर, और ये हरियाणा से हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो इन्होंने 3 नवंबर 2020 को पदभार संभाला था, और ये नवंबर 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो डीजीपी के लिए सबसे पहले इनको एएसपी के पद पे तैनात किया जाता है, फिर इसके बाद इनको प्रमोशन देकर के एसपी बनाया जाता है यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एसएसपी बनाया जाता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर इसके बाद डीआईजीपी के लिए नियुक्त किया जाता है, फिर इसके बाद आईजीपी के लिए होता है, फिर एडीजीपी के लिए होता है, फिर उसके बाद डीजीपी पद के लिए प्रमोशन दिया जाता है। इनके ऊपर पूरे प्रदेश की कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं रैंक वाइज राजस्थान पुलिस को, जैसे कि पहले डीआईबी, फिर डीजीपी डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, फिर डीआईजी, एसएसपी, फिर एसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एएसपी, असिस्टेंट एसपी, फिर एएसपी प्रोबेशन पीरियड में, और फिर एएसपी 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड में। विभिन्न प्रकार के 25 न्यायालयों की भी स्थापना की जाएगी। तो आम जनता को सुगम और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष 2022 में विभिन्न प्रकार के 25 न्यायालय बनाए जाने की भी घोषणा की गई, जिनमें होंगे अपर जिला और सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट, जहाँ पे आप अपराधों की सुनवाई होती है। विशेष न्यायालय होंगे, जैसे पोक्सो एक्ट के तहत बनाया गया था एक न्यायालय, और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय होंगे, और पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट होंगे, जहाँ पे पारिवारिक संबंधी जो मामले होते हैं, विवाह संबंधी मामले होते हैं, उनकी सुनवाई की जाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 8 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। तो पहले राजस्थान में जब वकालत शुरू करने से पहले अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। इसके बगैर वे प्रदेश में वकालत नहीं कर सकते हैं, और यह पंजीयन जोधपुर में स्थित राजस्थान हाई कोर्ट की बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के कार्यालय में होता है। तो अब इसके लिए एक अलग से भवन का निर्माण किया जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।